नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों कोविड-19 की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से कुछ नदियों में शव काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे थे, उसके बारे में कि आखिर इसके कारण क्या हैं और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ये आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी का पेपर होता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है, लेकिन साथ ही समाज में सोसाइटी में रहने की वजह से भी इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हो कि आखिर इसके पीछे जो मेन कारण है, मूल कारण है वो क्या हो सकते हैं। तो पहले इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि देश की सभी बड़ी नदियों को देवी और माँ की तरह पूजा जाता है। यानी कि भारत में पिछले दिनों जब देखा गया कि गंगा नदी में बिहार के पटना में और यूपी के भी कुछ जगहों पर कुछ नदियों में जो बड़ी नदियाँ थीं मुख्य रूप से, जैसे कि गंगा हो गई और कुछ और भी नदियाँ होंगी, लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी में ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में देखा गया कि शव ज़्यादा बह कर के जा रहे थे। इसका तो एक कारण ये हो सकता है कि क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा को जो बहुत पवित्र माना जाता है, उसको माँ की तरह पूजा जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शव का जो है अंतिम संस्कार गंगा माँ को समर्पित करके करते हैं। तो इसके कुछ पर्यावरणीय नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा उस तरीके माने कि जो धार्मिक रूप से या जो मान्यताएँ, परंपराएँ हैं, उस हिसाब से गंगा में शव का विसर्जन करने की परंपरा भी कुछ हद तक चलती है। तो एक कारण तो ये कहा जा सकता है इसका, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शव उसमें इसलिए आ रहे हैं कि कोविड के मरीज़ हैं, उनको दाह संस्कार करने की जगह नहीं मिल पा रही है, उनको दफनाने का जगह नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से इन सभी को नदियों में मतलब विसर्जित उनको उसमें डाल दिया जा रहा है, प्रवाहित कर दिया जा रहा है। तो एक ये बड़ा कारण इसमें बताया जा रहा है। गंगा नदी के जो तट पर बालू हैं, उसमें भी कुछ शव दबे हुए ऐसे भी चित्र सामने आ रहे थे। बहुत सारे लोग उसको प्रेषित कर रहे थे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्मों पर। तो एक बड़ा कारण कोविड का बताया जा रहा था, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा था कि जो नदियों में फेंका जा रहा है या अपवाहित किया जा रहा है, वो मुख्य रूप से हिंदू हैं और वो गलत कर रहे हैं। तो इसका अगर मूल में जाएँ तो क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये कि जो एजुकेशन है, जागरूकता है, ये बहुत ही महत्व रखती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सभी आर्थिक निष्कर्ष अच्छी या बुरी राजनीति से उपजते हैं। यानी कोई भी आर्थिक निष्कर्ष, वहाँ पे गरीबी है, असमानता है या विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, सामाजिक विकास जो एजुकेशन या हेल्थ का इशू है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, लोगों की इनकम बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है। तो जितने भी इकोनॉमिक कंक्लूज़न हो सकते हैं, रिज़ल्ट हो सकते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति है राजनेताओं में कि नहीं है, इस बात पर। एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आय है, आय किस प्रकार से है? जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी जब 2000 के पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, तो उस इलाकों को मान लें, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 3 बड़े राज्यों को, जो कि इनके विभाजन से पहले हुए थे, सन 2000 के पहले, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 3 बड़े राज्यों को देखें तो आर्थिक रूप से इनमें काफ़ी सारी समानताएँ हम देख सकते हैं। इनकी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति, वो भी लगभग एक ही तरीके से है। मृदा उपजाऊ है, गंगा का और अन्य नदियों का मैदान है ये। उपजाऊ मिट्टी है, चावल और अन्य खेती जो है, गहन कृषि होती है। आर्थिक रूप से लगभग समानता देखी जाती है इसमें। झारखंड में जो है वो मिनरल रिच एरिया है, बिहार जो है वो एग्रीकल्चर रिच एरिया है, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो उत्तर प्रदेश जो है मैदानी एरिया है, गंगा का मैदान है। मध्य प्रदेश जो है उसमें बहुत सारे जंगल हैं, इसके अलावा मैदान भी है। छत्तीसगढ़ में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। तो आर्थिक रूप से समानता इसमें देखी जाती है। इन सभी की इन तीनों जो बड़े राज्य हैं, इन सभी की प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो $1500 से कम है। $1500 से कम है इन तीनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय।
और यह राशि $2200 के राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। तो राष्ट्रीय औसत का जो राष्ट्रीय है वो आय कितना है, इनकम, वो ₹2200 है। ये राष्ट्रीय औसत आय है प्रति व्यक्ति का। लेकिन इन 3 राज्यों में 1500 है, यानी कि कह लें कि $700 प्रति व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो कम है इन 3 राज्यों में। तो इसका असर क्या हो सकता है कि लोग अपने शव को अपवाहित करने के लिए संसाधन ना जुटा पाएँ, वो लकड़ी महंगी हो जा रही है तो लकड़ी को ना खरीद पाएँ। तो इस कारण से हो सकता है कि वो उसी तरीके से डाल देते हों। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका इनकम जो है $1500 से भी बहुत नीचे ही होगा, ये तो औसत है। कुछ लोग इस औसत से भी काफ़ी नीचे हो सकते हैं। जबकि अ, हर भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने दल का प्रमुख नेता था, वह उत्तर प्रदेश से था। जैसे नेहरू जी को देखें तो वो भी उत्तर प्रदेश से उनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो यूपी में थी। इंदिरा गांधी को ले लें तो जैसे जो सुल्तानपुर के बगल वाला ज़िला है, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ा करती थी। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी भी बनारस से ही संसदीय चुनाव जीत करके गए हैं, या कहने की जो लोकसभा का चुनाव है उसको जीत करके गए हैं। तो सारे बड़े प्रधानमंत्री पहले से भी और वर्तमान में भी यूपी से ज़रूर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यूपी में जो गंगा नदी बह रही है, बड़ी सी नदी, उसकी सफाई की प्रमुख जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। हालांकि जो गंगा को सफाई करने के लिए क्लीन गंगा मिशन भी शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, तो उससे काफ़ी असर दिख रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक असमानता है इतनी गहरी, इसके कारण से वो थोड़ी सी फीकी भी पड़ जाती हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें, सामाजिक संकेतकों पर यह इतना पीछे है, यानी तीरंदाज, कि सारे देश को पीछे खींच लेता है। इनमें साक्षरता अगर देखें, जो लिटरेसी होते हैं, या शिशु मृत्यु दर भारत का जो राष्ट्रीय शिशु कहने की जो लिंगानुपात है, जन्म के समय बच्चों का लिंगानुपात, वो 91 है। 91 महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, तो प्रति 100 पुरुषों पर। लेकिन जो शिशु की मृत्यु दर है वो हो गया, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे और जीवन संभाव्यता, जीवन जीने की आयु जो हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय और जन्म दर, ये सभी चीज़ें शामिल हैं सामाजिक संकेतकों में। तो ये 3 राज्य इतने पीछे जाते हैं कि ये राष्ट्रीय औसत को भी पीछे कर देते हैं। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो राजस्थान जो है वो 22वें स्थान पर है, मध्य प्रदेश 27वें पे है, यूपी 32वें पर है। अगर इसमें हम जो यूटीज़ हैं उनको भी शामिल कर लें तो बिहार 33वां स्थान है। गोवा, ये जो है पिछड़े सारे राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब पिछड़े हैं। लेकिन गोवा देखें तो पहले स्थान पर है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है। तेलंगाना 6ठे पे है, कर्नाटक 7वें पे, केरल 8वें पे, महाराष्ट्र 15वें पे। तो इनकी जो औसत आय है वो बहुत ज़्यादा है और टॉप पर हैं, जबकि ये सब जो है पीछे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें, जो सामाजिक संकेतक का एक है, तो 2001 से 2011 के बीच में बिहार में 25% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही है, 25%। यानी कि हर 10 साल बाद जो है उनकी पूरी जनसंख्या का 25% और जनसंख्या उनकी जनसंख्या में जुड़ जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों में 20-21% है जनसंख्या वृद्धि दर, और केरल में केवल 5% है। तो जनसंख्या वृद्धि दर वो साक्षरता और जो इनकम है उस पर भी डिपेंड करती है। और 4 बीमारू राज्य में, जिसको बीमारू राज्य कहते हैं कुछ लोग, जैसे राजस्थान हो गया, या यूपी हो गया, या बिहार हो गया, हम कह लें इसमें मध्य प्रदेश हो गया मुख्य रूप से। तो 4 बीमारू राज्य में अगर देखें तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो 204 हैं। 543 में से 204 सीटें इन्हीं 4 राज्यों में हैं। जबकि विंध्य यानी कि मध्य नर्मदा के नीचे उड़ीसा को भी अगर शामिल कर लें तो पूरा दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय इलाका जो है
543 में से केवल 185 सीटें लोकसभा की हैं, जबकि इन अकेले 4 राज्यों में 204 हैं। तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, अवसर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी विकास की जो सामाजिक संकेतकों में है वो काफ़ी पीछे हो जाता है। इसका नुकसान क्या है? एक तो पर्यावरणीय संकट, शव को इस प्रकार से डालने से पर्यावरणीय संकट। हालाँकि कुछ लोग कहते हैं कि नदियों का प्रवाह इतना होता है कि उसमें यदि कुछ डाला जाए तो वो अपवाहित करके उसको क्लीन कर देती हैं। लेकिन जब एक औसत से ज़्यादा उसमें डाली जाएँगी चीज़ें, तो कहीं न कहीं वो उसको रिकवर नहीं कर पाएगी और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है। इसका एक कारण लकड़ी की कमी बताया जा रहा था कि लकड़ी बहुत कम पड़ जा रही है, लोग काफ़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है, तो इस कारण से अपवाहित हो जा रहा है। तो ये तो एक जाँच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो खोले जाएँ, गाँवों के क्षेत्र में भी। वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी दिखती है, डॉक्टरों की कमी दिखती है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा-सा बढ़ाया जाए। जाँच को और हम बढ़ा सकते हैं, हालाँकि जाँच काफ़ी मात्रा में भारत में हो रही है। बहुत सारे करीब 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ से प्लस लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। बहुत सारे जो हर दिन कह लें कि 1 मिलियन करीब जाँच हो रही है, आरटी-पीसीआर टेस्ट और तरह-तरह के चेक हो रही हैं। और मास्क वगैरह बन रहे हैं अभी। 3D प्रिंटिंग मास्क ऐसे करके कुछ टेक्नोलॉजी वाला मास्क आया है, वो काफ़ी सुरक्षा रहेगा। तो मास्क का उत्पादन और वैक्सीनेशन का उत्पादन काफ़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन फिर भी जाँच को थोड़ा-सा और बढ़ाया जा सकता है। दवा और वैक्सीनेशन की उपलब्धता ज़्यादा मात्रा में कराई जा सकती है राज्यों को, जो कि चल भी रही है। और आइसोलेशन सेंटर बहुत सारे खोले जा सकते हैं, जहाँ पे लोग को आइसोलेट किया जाए। और धीरे-धीरे इसमें निरंतर रूप में कमी आ रही है। जो मई के महीने में 3 लाख और कभी-कभी 4 लाख केस भी प्रतिदिन आ जाया करते थे, वो मध्य जून के आसपास देखा जाए तो 70,000 80,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिक्लाइन है। तो धीरे-धीरे कमी आएगी और कोरोना के केसेस कम होंगे, मृत्यु कम होगी और रिकवरी रेट भी 95% चल रहा है। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन थोड़ा-सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किए जाने की आवश्यकता तो ज़रूर ही है। संभावना तो बनती ही है कि उसमें ज़्यादा थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ध्यान दिया जाए। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको उपलब्ध हो सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।